कक्षा 10 विद्युत धारा। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी किसी परिपथ में आवेशों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, आवेश Q अपॉन T। विद्युत धारा आवेश बटे समय I बराबर Q बटे T, यानी विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर में यानी एम्पियर में मापी जाती है। इसको इकाई भी कर सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। 1 सेकंड यानी यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हैं। 1 एम्पियर 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। इसके बाद में इसका जो इस धारा को एम्पियर में माप सकते हैं, विद्युत धारा को किसमें माप सकते हैं? एम्पियर में। और इसका किसके द्वारा उपकरण कौन सा होता है? एमीटर होता है। एक I बराबर जैसे एक सवाल आता है कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित की गणना करनी आती है कई बार। 1 कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी आती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करो, तो इस सवाल को किस तरह से हल करोगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? Q बराबर Ne, ये सूत्र अपने को लगाना होगा। Q बराबर Ne। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इस ध्यान ये रखना है भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसका जो मान है ना वो निश्चित है, ज्ञात है 1.6 गुणा 10 - 19। ये ध्यान रखना है। तो इस सूत्र से हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है 1 कूलम आवेश पर। तो क्या होगा? n बराबर क्या होगा? n बराबर Q बटे E होगा। n बराबर Q बटे E होगा। अब Q का मान कितना बताया सवाल के अंदर? 1 कूलम बताया है, तो 1 कूलम हो गया, 1 हो गया। और इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है उसका मान ये बताना है अपने को, 1.6 गुणा 10 - 19 ये लिखना है। 1.6 गुणा 10 - 19 ये हो गया। सवाल को हल करना है। 1.6 यहां से पॉइंट हटाओ और ये हो गया 0 लग गई ऊपर। और इसके बाद में ये माइनस के ऊपर लेके जाओगे आप तो ये 19 हो गए। सीधे माइनस के थे ना, ये प्लस के हो गए। और हल करोगे आगे, जैसे 10 यानी 19 बार है ये, तो 1 10 यहां से लेकर यहां सोच कर सकते हैं। और ये 16 हो गए और 10 की घात ये 18 हो गए। अब इसको हल करोगे यानी 100 पर भाग दोगे 16 का तो कितने आ जाएंगे? 6.25 गुणा में 10 की घात ये 18। ये अपने को आंसर बताना है। कई बार सवाल इसमें भी आता है कि इस तरह से पूछ सकते हैं भी 20 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली जो धारा है वो ज्ञात कीजिए। तो अपने को 20 कूलम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। 20 कूलम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं तो 20 कूलम Q का मान तो कितना हो गया? 20 हो गया। और 2 सेकंड में बताया है, 2 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो इसका मान उत्तर क्या आ जाएगा? 10 एम्पियर। यानी विद्युत धारा है तो किसमें ज्ञात की जाती है? एम्पियर के अंदर। तो ये सवाल कई बार मिनट में पूछ लेते हैं
कि जैसे मान लो ये पूछ लिया भी 120, जैसे पूछ ले 120 कूलाम आवेश 2 मिनट में प्रोवाइड हो रहे हैं, सॉरी सवाल है ना, इस तरह से नहीं उल्टा पूछ सकते हैं। वैसे क्यों का मान 120 एम्पियर विद्युत धारा 2 सेकंड में प्रोवाइड हो रही है, यानी 2 मिनट में प्रोवाइड हो रही है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 120 क्यू का मान पूछ लिया, क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर आई गुणा में टी होगा। सवाल के अंदर क्या होता है, सवाल इस तरह से पूछा है भी क्यू का मान पूछा है, मैंने भी आवेश की गणना करनी है, आवेश की गणना करनी होगी ना, तो क्यू बराबर आई गुणा में टी होगा। तो समय हमने किसने बताया कि सेकंड में लेना है, तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्यू बटा टी होता है, क्यू बराबर आई टी होगा, ये अपने को लगाना पड़ेगा। कई बार सवाल के अंदर क्या है, इसकी जगह मिनट दे देते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सवाल वही रहेगा इनटू यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि अब की बार जो सवाल है पहले तो हमने सेकंड में बताया, अब की बार हम मिनट में बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपने को 60 करना होगा। दूसरा सवाल ये पूछ लेते हैं भी इतने एम्पीयर धारा इतने सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा, इतने आवेश की गणना कर सकते हैं। इसके बाद में आता है विभव व विभवांतर, अगला टॉपिक है विभव और विभवांतर। विभव किसे कहते हैं, विद्युत एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। यानी अपने को क्या बताना है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभव किसमें मापा जाता है, इसका जो मात्रक है वो वोल्ट ही होता है, विभव का जो मात्रक है वोल्ट ही होता है। तो इसकी जो परिभाषा है, विभव और विभवांतर की परिभाषा दोनों एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। विभव की एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर W बटे Q होगा, V बराबर W बटे, यानी बता सकते हैं एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं विभव। दूसरा विभवांतर पूछते हैं, विभवांतर की तरह अपने को क्या बताना होगा, विभवांतर एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये थोड़ा अंतर बताना है। विभवांतर के अंदर अपने को अंतर बताना है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी बिना त्वरित किए ले जाने में कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अपने को यही VA माइनस VB बराबर W बटे, देखो हमने अंतर बताया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है, और इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट ही बताया और इसका मात्रक भी वोल्ट ही है। यहाँ पे हम एमीटर की बात कर रहे थे कि एमीटर से विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं, तो एमीटर को विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, और वोल्टमीटर ये विभव जो है, जो वोल्टमीटर जो लगाते हैं इसको ज्ञात करने के लिए इसको समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम के अंदर। अब इसके बाद में आता है ओम का नियम। ओम के नियम में अपने को बताना है कि विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम है, यानी ओम के नियम के अंदर अपने को बताना है कि चालकी अगर ओम के नियम के अंदर अपने बताना है किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था इस तरह रखे तो विभवांतर है। भौतिक अवस्था कौन सी, ताप दाब वो बतानी है अपने को। ओम का नियम के अंदर बताना है किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था इस तरह रखे तो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। यानी
विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा के। V समानुपाती I, विभवांतर धारा के समानुपाती, ये समानुपात का निशान है। विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम की परिभाषा क्या बताई है? किसी चालक की भौतिक अवस्था इस तरह के तो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। इस समानुपात का निशान हटाएंगे तो और यहाँ एक नया नियतांक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध है। एक पीछे विभव के अंदर भी रह गया था, हमने बताया पीछे कि W V बराबर क्या होगा? V बराबर W बटे Q। यहाँ से भी 1 वोल्ट की परिभाषा बढ़ती है। इसको इकाई मानेंगे। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और बटे 1 आवेश। इकाई माना है इनको, 1 आवेश, सॉरी 1 कूलम, 1 कूलम, यानी 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश प्रोवाइड करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इसका विभाजन कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा भी पूछ सकते हैं कि 1 वोल्ट है तो अपने को बताना है कि 1 कूलम आवेश, किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रोवाइड करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इसका विभाजन 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 एम्पीयर की बताइए, उसके बाद में 1 वोल्ट की बताइए। तो यहाँ क्या बताया है कि भी ओम का नियम दोबारा सुनो आप। अगर चालक की भौतिक अवस्था इस तरह के तो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, V बराबर RI। एक नया नियतांक है, उसको क्या बोलते हैं? R को प्रतिरोध बोलते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इसके अंदर आता है कई बार, क्योंकि ये सारा सिस्टम इससे चलता है। जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तो ये अपने को याद रखना ही है। V बराबर RI, वैसे वेरी बन जाता है V बराबर RI। तो R क्या है? चालक का प्रतिरोध है। आवेशों में बहने की जो रुकावट है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाधा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध V बराबर RI। यहां से 1 ओम की परिभाषा, इसका जो मात्रक है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध की परिभाषा बताई है कि किसी आवेशों के प्रभाव में रुकावट या बाधा को प्रतिरोध बोलते हैं और इसका जो मात्रक है ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओम। अब V बराबर RI होता है तो R बराबर क्या हो गया? R बराबर V बट्टे में I हो गया। R बराबर V बट्टे, इनको भी इकाई मान लो, 1 ओम हो गया। 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1, इनको इकाई मानना है। R बराबर, हमने ऊपर क्या बताया? V बराबर RI होता है तो R बराबर क्या होगा? V बट्टे में I हो गया। और इनको इकाई मानोगे तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसी परिपथ में 1 एम्पियर। अब जैसे 1 ओम की परिभाषा पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1 ओम की परिभाषा पूछते हैं तो 1 एम्पियर किसी परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर उसका विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ये परिभाषा इस तरह से बतानी है कि एक किसी परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर उसका विभवांतर 1 वोल्ट है तो 1 ओम होगा। उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। अब उसके बाद में अब इसका सत्यापन किस तरह से करते हैं? ओम के नियम का प्रयोगी सत्यापन अगला टॉपिक है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का, ये तो ओम का नियम है। अब इसके बाद में आता है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसके लिए अपने को एक परिपथ बनाना पड़ेगा। एक अपने को बैटरी लेनी है, इसके बाद में कुंजी लगानी है और इसके बाद में अपने को जोड़ना है ये धारा नियंत्रक है। ये धारा नियंत्रक जोड़ना है। चित्र याद रखना है अपने को, एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा
नियंत्रक और एक चालक तार और एक एमीटर, एक चालक तार लेना है अपने को P और Q, और एक अपने को जोड़ना है एमीटर। ठीक है, नामांकित कर दो। ये कुंजी के होगी, ये घंटी होगी प्लस माइनस, ये धारा नियंत्रक RH हो गया, ये एमीटर हो गया, और इसके बाद में ये हो गया चालक तार। ध्यान रखना, चालक तार के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगाते हैं, चालक तार के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगाते हैं। ये देखो वोल्टमीटर लग गया, वोल्टमीटर। ओम के नियम के प्रयोज्य सत्यापन के अंदर अपने को ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, ओम के नियम का प्रयोज्य सत्यापन है, इसमें हमने एक बैटरी ली है, एक कुंजी ली है और एक धारा नियंत्रक ली है, और एक ये चालक तार ली है, चालक तार, और ये एमीटर है, और इसके बाद में ये वोल्टमीटर लगा हुआ है। अपने को इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद में इसके बारे में हमने क्या कुछ लिया है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो हम कहेंगे चित्रानुसार एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर, एक चालक तार, इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। एक बार दोबारा सुनो, ओम के नियम के प्रयोग सत्यापन में एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर, एक चालक तार को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चालक तार PQ के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? ऑन करते हैं कुंजी को ऑन करते हैं, फिर धारा के मान को परिवर्तित करके, जो परिवर्तित करके उनका पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो मान है एमीटर का और वोल्टमीटर का, तो वो क्या होता है? इक्वल प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है। और दोनों के बीच के अंदर ग्राफ खींचते हैं, विद्युत धारा और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरलरेखा प्राप्त होती है। विभवांतर और धारा के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, धारा I के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये देखो अपने को ये चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद के अंदर अपने को ये बातें बतानी है। करना क्या है कि धारा नियंत्रक की सहायता से इनके जो परिवर्तित करके, धारा नियंत्रक परिवर्तित करके इनका जो पाठ्यांक वोल्टमीटर के और एमीटर के पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है कि इनके जो मान है वो स्थिरांक प्राप्त होते हैं। यही ओम का नियम है। और धारा I और विभवांतर V के बीच के अंदर, क्योंकि ओम के नियम में क्या बताया था कि विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। तो देखो इक्वल है, तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा है, वो सीधी रेखा है, वो प्राप्त होती है। इसके बाद में आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध चल रहा था, प्रतिरोध बीच के अंदर ये ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन बता दिया। अब प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन की राशियों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध है वो किन की राशियों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता, तो पहला जो टॉपिक आता है लंबाई पर निर्भरता, लंबाई पर निर्भरता, लंबाई पर निर्भरता। इसके अंदर अपने को क्या बताना है कि भी भिन्न भिन्न जो चीज दे रखी है ना वो अलग लेनी है अपने को। भिन्न भिन्न लंबाई के एक ही पदार्थ की, यानी इनकी प्रकृति समान होनी चाहिए। भिन्न भिन्न लंबाई के एक ही पदार्थ के और समान अनुप्रस्थ काट के तार लेते हैं। जैसे समझ रहे होंगे, ये लंबाई है वो अलग अलग लेनी है अपने को। लंबाई जैसे एक पतला हो गया, फिर उससे ज्यादा मोटा हो गया, और सॉरी अपने को लंबाई तो समान ही रखनी, लंबाई तो अलग अलग रखनी है, लेकिन अनुप्रस्थ काट यानी वो सेम रखना है। यानी लंबाई की निर्भरता के अंदर लंबाई अपने को अलग अलग लेनी है। और जो दो चीज और बताई है ना, एक तो अनुप्रस्थ काट बताए, एक पदार्थ है भी, जैसे यहाँ पर तांबे का बना हुआ है तो तांबे का उसी के हिसाब से होना चाहिए कि पदार्थ एक ही पदार्थ के और समान अनुप्रस्थ काट के और भिन्न भिन्न लंबाई के चालक तार लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है तो
प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो R समानुपाती क्या हो गया, L हो गया। दूसरा आता है इसके बाद में लंबाई पर निर्भरता, अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता। अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता। दूसरा टॉपिक आता है अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता। तो अपने को क्या बताना है कि समान लंबाई समान और भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट और एक ही पदार्थ के जो चालकता लेते हैं, परिपथ में संयोजित करते हैं, जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का जो मान है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। यानी R समानुपाती क्या होगा, 1/A। अनुप्रस्थ काट के अंदर निर्भरता के अंदर क्या बताया है, इसके अंदर अपने को क्या रखना है कि एक ही पदार्थ के हैं, लंबाई इनकी क्या समान है, लेकिन अनुप्रस्थ काट है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे ये समझ रहे हो गया, ये इससे ज्यादा मोटा हो गया। तो इसके अंदर क्या बताया है कि मोटाई है ना, ये अलग अलग लेनी है। जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का जो मान है वो क्या होगा, घटेगा। ये उल्टे के बराबर है। तीसरा जो आता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। यानी इसके अंदर एक लोहे का तार ले लिया, एक जैसे तांबे का तार ले लिया, तो देखो तांबे का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, कम होता है, लोहे का जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है। इसके अंदर अपने को ये बताना है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चौथा जो टॉपिक आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता। अगला जो टॉपिक है नंबर 4, देखो ये 4 राशि बता रखी है। प्रतिरोध की निर्भरता के अंदर अपने को लंबाई पर निर्भरता, अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भरता। कोई जरूरी नहीं पूरा का पूरा पूछते हैं, इनमें से कोई टॉपिक निकालते भी पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर अपने को क्या बताना है, ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता के अंदर अपने को बताना है कि जैसे कुछ जो धातुएं हैं जैसे सोना चांदी है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसको 3 भागों में बांट लो। जैसे ताप पर निर्भरता के अंदर अपने को बताना है कि कुछ जो धातु है उसका ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। जब और सोना और चांदी। दूसरा अपने को बताना है कुछ ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, प्रतिरोध धातुओं का बता दिया, उसके अंदर सोना चांदी आएगा। कुछ का जो हमने बताया है जैसे कुछ मिश्र धातु है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान है वो बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तित नहीं होता। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, यानी ताप परिवर्तित करने पर, यानी वो बहुत कम परिवर्तन होगा या नहीं होगा। कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अपने को बताना है ये मिश्र धातु है, एक तो कांस्टेंट है और दूसरा मैग्नीज है, मैग्नीन। ये दो बतानी है अपने को। ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, इसके अंदर तो सोना चांदी बता देना। ताप परिवर्तन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, मैग्नीन और कांस्टेंट बता देना। और इसके अंदर एक और मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु है। अब इसके बाद में जर्मेनियम अर्धचालक, जर्मेनियम और सिलिकॉन है, और सिलिकॉन इसका उल्टा है। जर्मेनियम और सिलिकॉन इसका उल्टा है कि ताप जैसे बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। अपने को 3 भागों में इसको डिवाइड करके बताना है। जैसे हम बात कर रहे थे ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता।
इसके अंदर अपने को ये बताना है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, सोना चांदी बता देना, ताप परिवर्तन पर यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके अंदर अपने ये मिश्र धातु के नाम बता देना, 5 टंटन है, मैग्नीन है, और इसके बाद भी अपने को कुछ जो अर्धचालक है जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। अब अगला जो टॉपिक आता है, अब अगला जो टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, अब देखो अपने पीछे जो प्रतिरोध वाला जो ज्ञान किया था ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधकता भी। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रतिरोध अलग चीज है, प्रतिरोधकता अलग चीज है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, देखो हमें क्या ज्ञात है पहले से, हमें पता है कि भी लंबाई है वो किसके इक्वल होती है, प्रतिरोध है किसके इक्वल होता है, लंबाई के। यानी पहला तो आप बताएंगे कि लंबाई है, प्रतिरोध है वो लंबाई के, पहली कंडीशन में बताएंगे कि प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती क्या हो गया, L, समीकरण 1 हो गई। दूसरी कंडीशन के अंदर आप बताओगे कि प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध है प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टे के बराबर। व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशेष प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, यानी प्रतिरोधकता पढ़ रहे हैं, अपने को बताना है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती L हो गया, और प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R समानुपाती पहले बताया ना 1/a हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या बन गया, R समानुपाती L/a, दोनों को मिला दिया। अब मिलाने जैसे समानुपात का निशान हटाएंगे तो एक नया नियतांक आ जाएगा, R = K L/a। समानुपात का निशान हटा दिया, ये नया नियतांक आ गया, ये क्या है, प्रतिरोधकता L/a। अब इकाई मान लो इनको, लंबाई को 1 L = 1 मीटर और a = 1 वर्ग मीटर, दोनों को इकाई मान लिया, तो बचा क्या है, R K, R K। यहाँ से विशेष प्रतिरोध की परिभाषा बतानी होगी। विशेष प्रतिरोध किसे कहते हैं, इकाई लंबाई इकाई अनुपात काट वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही विशेष प्रतिरोध कहते हैं। ये विशेष प्रतिरोध की परिभाषा है, इकाई लंबाई इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसका जो मात्रक है, जैसे पहले मात्रक ओम का प्रतिरोध का मात्रक ओम बताया था ना, उसी तरह से विशेष प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम गुणा में मीटर होता है। यानी ओम गुणा में विशेष प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम गुणा में मीटर, ओम गुणा में मीटर। इस तरह से भी निशान लगा के भी लिख सकते हैं, ओम गुणा में मीटर और ओम गुणा में मीटर। विशेष प्रतिरोध की परिभाषा होगी, और ये जो जैसे विशेष प्रतिरोध पूछे ना तो इसकी परिभाषा बता करके और ये अपने को जो सूत्र है वो स्थापित कर देना है। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विशेष प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तो अपने को बताना है कि विशेष प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशेष प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है।